बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाद। अब से थोड़ी देर पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब किया और अपना वही मौक़िफ़ जो कई दिनों से हम सुन रहे हैं उसको दोहराया, वो कि मौजूदा वज़ीर आज़म की लंदन में मौजूदगी के हवाले से है। उन्होंने कहा कि ये कैसा मुल्क है कि जहाँ पर हुकूमतें बाहर से बैठ कर की जा रही हैं और एक सज़ा याफ्ता शख्स से, एक मफरूर इश्तिहारी शख्स से मुशावरत की जा रही है इंतहाई अहम मामले पर, जो कि आर्मी चीफ की तैनाती है। और मुशावरत करने वाला शख्स जो कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो शख्स है जिसने उस साबिक वज़ीर आज़म के लिए ज़मानत दी और उसको मुल्क से भगाया। ये इमरान खान साहब ने कहा है और फिर वो ये भी आज इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन करते हुए कह रहे थे कि सोचा जाए कि क्या गलतियां हुई हैं और क्यों खामोशी इख्तियार की गई है। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये जो तजुर्बा था ये नाकाम हो गया है, जिसकी वजह से मुल्क की मईशत जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है और इसका वाहिद हल, इसका वाहिद सोल्यूशन जो है इमरान खान साहब बार बार, जैसे उनका मुतालबा है कि फौरी इलेक्शंस करवा दिए जाएं। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से इस वक्त इशारे मिल रहे हैं फौरी इलेक्शंस पर, तो कहीं पर भी आमादगी नज़र नहीं आती है। लेकिन कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से ऐसी कुछ कोशिशें जारी हैं कि जिससे ऐसे लगता है कि दोनों अतराफ से शायद एक एक कदम जो है वो पीछे हटा जाए और 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने के बाद इलेक्शंस पर कोई इत्तफाक राय बन सके। एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ उसमें उनको यही एतराज़ था कि जो नामजद उनकी तरफ से अफराद किए जा रहे थे उनके खिलाफ FIR नहीं कट रही है। सो अब इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वो अपने नामजद करदा लोगों के खिलाफ FIR कटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपना ये मामला जो है वो उनके सामने रखेंगे। फिर इसी दौरान ये जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, कल ही ये खबर आई कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका पाकिस्तान का दौरा मौखर हो गया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, उन्होंने एशिया का दौरा करना था, वो पूरा दौरा ही उनका मौखर हो गया है। लेकिन इसका कसूरवार इमरान खान साहब को ठहराया जा रहा है इस हुकूमत की तरफ से। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा ने आज इस पर एक ट्वीट भी किया है और वो कहते हैं कि इमरान खान ने पहले धरने पे 7 साल कबल चीनी सदर का दौरा कैंसिल करवाया था। अब 21 नवंबर वाले धरने के ऐलान से सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म का दौरा मुलतवी। इमरान खान सिवाय अपने मुफादात के अलावा कोई सोच नहीं रखता, मुल्क और कौम के मुफादात के कोई मायने नहीं, ये शख्स मुल्क के खिलाफ एजेंडा पे काम कर रहा है। सो एज एक्सपेक्टेड हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को मुरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि जिसके बायस वो कहते हैं MBS का दौरा जो है वो मुलतवी हुआ है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे और आगे जाके जो डेली मेल वाला मामला है जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने इस अखबार के खिलाफ डेफेमेशन जो है वो केस एक दायर किया था, उस पे जो UK की कोर्ट का फैसला है उस पे भी आगे जाके बात होगी। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप MNA भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। हसन खावर साहब, ज़रा इसी से आगाज़ करते हैं। जो वज़ीर दिफा का आपने ट्वीट भी सुना, आई एम श्योर कल से आप बयानात सुन रहे हैं मौजूदा हुकूमत के कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को और धरने के ऐलान को कसूरवार ठहराया जा रहा है MBS का दौरा मुलतवी होने का। इस पे आपका टेक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सादिया, देखें, पहली बात तो ये है कि आप इनकी स्टेटमेंट्स को ना ज़्यादा सीरियसली ना लिया करें। इस वक्त जो PDM है ना, इनका सारा का सारा बयानिया महदूद हो गया है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट को और उनके पॉलिटिकल जेस्चर्स को रिस्पॉन्ड करने पे। इनके पास तो कोई बयानिया रहा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने ख़ुद भी ये बात कोट की कि जो MBS हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनका तो पूरे एशिया का दौरा जो है वो कैंसिल हो गया है। तो अब क्या ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अब पूरे एशिया के लीडर और पूरे एशिया की पॉलिटिक्स जो है वो क्या इस लॉन्ग मार्च से इम्पैक्ट हो रही है? तो मैं समझता हूँ ये बड़ी एक रिडिकुलस बात है ये करना। और दूसरी बात ये है कि इनको खुद एक फेस सेविंग चाहिए थी, जो फेस सेविंग इस वक्त दुनिया में कोई नहीं दे रहा। पहले इन्होंने IMF की बात की, IMF ने इनको नहीं लगाया, तो इसहाक डार साहब ने आकर इस्लामिक बैंकिंग का चूरन बेचने की कोशिश की है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ से कहीं बेल आउट हो गई। मांगने तांगने की आदत है, मांगने तांगने से इकॉनमी नहीं चल सकती। दुनिया के अंदर मुल्कों की इकॉनमी चलती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से,
क्योंकि आपके इन्वेस्टर्स को ये पता होना चाहिए कि जो हुकूमत है वो काबिल है, वो अगले 5 साल के लिए हुकूमत कर रही है, उसकी पॉलिसियों की जो है कोई रेट होगी, उसकी कोई रिस्पेक्ट होगी। और अगर वो नहीं है तो आप जो मर्जी कर लें, आप मुल्क की मईशत नहीं चला सकते। और यही हमें पिछले 6-7 माह में देखने को मिला है कि पाकिस्तान की जो मईशत है बदकिस्मती से उसने नोज डाइव किया है, और हर अगले आने वाला दिन जो है वो पिछले दिन से ज़्यादा बदतरीन हुआ है। तो ये चीज़ें उस तरफ ही जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ की ट्वीट मेरा नहीं ख्याल कि इस काबिल है कि उसके ऊपर कोई प्रोग्राम बड़ी डिस्कशन हो। एक सियासी बयान उसको सीरियस ना लें। अच्छा, ये पहले इसी पे जरा अली मलिक साहब का मौकफ मैं जान लूं कि अभी जिस तरह हमने बात की कि वो तो पूरा एशिया का दौरा था, तो उसमें अगर पाकिस्तान अकेला होता जहां का दौरा वो मुलतवी करते तो चले समझ में आता था कि इस लॉन्ग मार्च की वजह से या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से उन्होंने मुनासिब समझा कि वो नहीं आएंगे, बट उनका तो पूरा एशिया का दौरा जो है वो मुलतवी कर दिया। तो उसका भी आप मुर्द इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान को ठहराते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, आपके सवाल पे आने से पहले मैं सिर्फ आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, वहां पे पाकिस्तान की टीम ने एक भरपूर मुकाबला किया इंग्लैंड का और उन्होंने बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। तो मैं उनको शाबाश आपके चैनल के जरिए उनको पेश करना चाह रहा था। उसके अंदर अगर थोड़ी सी बैटिंग के अंदर हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती तो शायद रिजल्ट मुख्तलिफ आता, पर आखिरी गेंद तक उन्होंने मुकाबला किया तो मेरे ख्याल से उसमें टीम को शाबाश हम सबको देनी चाहिए। इसके साथ साथ जो एक अफसोसनाक जान लगा दी, जाहिर है थोड़ी बैट्समैन की कमजोरी रह गई आज। जी बिल्कुल, और वो शायद वो जो अफरीदी साहब की, शाहीन अफरीदी की जो इंजरी है उसने भी थोड़ा सा कम्प्लेक्शन उसका हमारे बॉलिंग अटैक का भी चेंज कर दिया। पर हाँ बिल्कुल, बट आई थिंक ओवरऑल क्या कहते हैं, द टीम प्लेड वेल और हम सबको अप्रिशिएट इस चीज को करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं अफसोस का इजहार कर रहा था जो अभी चंद घंटे पहले जो इस्तांबुल के अंदर ब्लास्ट हुआ है और उसके अंदर भी 30 जानों का ज़िया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये वो सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम कौमों को और रियासतों को सारे का सारा देना चाहिए। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि जो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने अपना टूर जो है उसको पोस्टपोन किया है, गुजारिश ये सादी, अब जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, असाम खावर साहब यकीनन हुकूमत के अंदर बैठे हैं, उनके पास कहीं बेहतर मेरे से इतलात होंगी। मेरे पास जो इतलात है उनकी ये जो टूर था ये 3 ममालिक के ऊपर मबनी था, क्योंकि वो G20 समिट के लिए इंडोनेशिया बाली जा रहे थे, वो पार्ट ऑफ द टूर उनका अभी भी इंटैक्ट है। इसके अलावा वो इंडिया और पाकिस्तान आ रहे थे और ये तो हो नहीं सकता था कि वो पाकिस्तान की जो लेग है वो कैंसिल कर दें और इंडिया के अंदर चले जाएं, क्योंकि वो बखूबी जानते हैं कि इस रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्या सेंसिटिविटीज हैं। तो अगर ये अपनी जो जिम्मेदारी है, ये जिस किस्म की जो आलूदा सियासत ये आगे लेके आए और जिस किस्म का इन्होंने माहौल पाकिस्तान में बना दिया है, उसके बाद अगर ये समझते हैं कि ये इस चीज का, आप कह रहे हैं कि अगर ये वाला माहौल ना होता तो वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान आते और पाकिस्तान आते तो फिर इंडिया भी जाते। उन्होंने मुनासिब समझा कि हमें पाकिस्तान तो इन हालात की वजह से आ नहीं सकता, तो फिर इंडिया को भी कैंसिल कर दें, मुलतवी कर दें। बिल्कुल। अच्छा। और अब मैं इस चीज को सिर्फ इसके साथ कनेक्ट आपको कर दूं क्योंकि मेरे भाई ने यहां पे मईशत के ऊपर भी बहुत बड़ा भाषण देने की कोशिश की और यही चीज इमरान खान साहब ने आज अपनी तकरीर में भी बताया हमें कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बह रही थी और जिस तरह से हुकूमत तब्दील हुई, जो एक आईनी तरीके के जरिए तब्दील हुई, तो यहां पे हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। तो मैं गुजारिश ये करूंगा, पहली चीज तो यह है कि असद उमर साहब जो इनके इकोनॉमी के मास्टर हैं, उनकी वो तकरीरें निकालें जिसके अंदर वो आके बताते थे कि किसी भी मईशत की कारकर्दगी को भांपने के लिए कम से कम 1-2 साल चाहिए होता है और अगर 6 महीने के अंदर इनकी ये फलती फूलती मईशत जो है जमीन बोस हो गई है, तो क्या ये 1 सेकंड के लिए ये सोचना नहीं चाहेंगे कि कितनी देर पा और कितनी जामे ये मईशत दे के गए थे कि चंद महीनों के ऊपर ही ये अपने मुंह के ऊपर आके गिर गई है। वो ये वजह उसकी बुनियादी ये है सादिया कि ये सारी की सारी जो ग्रोथ दिखा के गए थे, ये आप जानती है डेट फ्यूल्ड थी। इसके अंदर वो कर्जा जो पाकिस्तान ने 70 साल में लिया या मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने 3 अदवार के अंदर लिया, तकरीबन उतना ही कर्जा ये अपने 3-3.5 साल के अदवार के अंदर लेके गए और उसकी वजह से इन्होंने एक अनसस्टेनेबल ग्रोथ का एक यहां पे जो सेम्बलेंस क्रिएट करने की कोशिश की और जिस तरह से आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस आपका इमर्ज करना शुरू हुआ, $17 बिलियन के ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट चला गया, इस साल 30
$30-35 बिलियन का इंतजाम हुकूमत को करने की जरूरत है। तो इनसे साहब से ये भी तो पूछ देना कि वो शौकत तरीन साहब जब बारूदी सुरंगें लगा रहे थे यहां पे, तो कौन सी दराज के अंदर वो $35 अरब रख के चले गए हैं कि हम वो दराज से बाहर निकालें और लोगों के ऊपर उसी तरह लुटाना शुरू कर दें। ठीक है, चलिए, तो हम जिस हालात इसका जवाब भी देंगे, उसमें दिवालियापन से बचा रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं श्रीलंका के अंदर जब मुल्क डिफॉल्ट करते हैं क्या सूरत हाल होती है। ठीक है हसन खाबर साहब, पहले जरा क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें जो अली साहब ने बातें की हैं, उसके बाद फिर मैं अपना सवाल करती हूँ। देखिए, पहले जो अली साहब ने कहा है ना कि किस दराज में पैसे रख गए हैं, वो दराज का अगर बता दिया तो इसहाक डार साहब वो भी पैसे निकाल के अपने अकाउंट में ले जाएंगे, तो ये बात तो ना ही पूछें। उनका पुराना माशाल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा तो आप नहीं बताएंगे कौन सा दराज है? हाँ, अच्छा, दूसरी इन दराजों की बात ना करें। जो राहत साहब पाकिस्तान के पास है वो भी ले जाएंगे। पहले भी वो आपको पता है कि अपना बयान हल्फी दे चुके हैं कि वो शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, तारीख का हिस्सा है, मैं तो कह नहीं रहा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, इस गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है वो तो इन क्वेश्चन है ना। जब 13 जमातें मिलके आती हैं, गवर्नमेंट का कोई एजेंडा नहीं होता, मतलब देखिए पॉलिटिकल जो है ना स्लोगनेरिंग अपनी जगह है। जाहिर है कि मैं पीडीएम की गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करूंगा, अली परवेज मलिक साहब पढ़े लिखे आदमी है, ये पीटीआई पे क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन देखिए साथिया बात तो है ना, इस गवर्नमेंट की कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटजी तो नहीं है। मिफ्ता इस्माइल ने जैसे भी था उन्होंने कहा जी चलो IMF का प्रोग्राम है, हम उसको आगे लेके चलेंगे। डार साहब ने आके कहा जी मैं डॉलर पे फोकस करूंगा, वो भी नाकाम कोशिश है। तो सच ये है कि जो ऑब्जेक्टिव लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत की कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटजी भी नहीं है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी असाइड, इनकी कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटजी नहीं है जो समझ आए कि जी चलो आज नहीं तो 6 महीने के बाद। बट अगर आप, ठीक है, मैं आपकी बात को दुरुस्त मानते हुए, लेकिन फिर उसमें एक आर्गुमेंट ये भी आता है ना कि अगर आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, तो फिर तो यकीनी तौर पे ये हुकूमत जो है ये इलेक्शंस, फौरी इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएगी। ये उस वक्त जाना पसंद करेंगे जब इनको सूट करेगा, जब इनको लगेगा कि वाकई अब हम कुछ डिलीवर कर चुके हैं और अब हम अवाम में जा सकते हैं। इस सूरत हाल में तो फिर इलेक्शंस नहीं होंगे ना। ठीक कह रही है ना। देखें, इलेक्शन में तो इनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है ना। आज अगर इलेक्शन करा दें, 2 महीने बाद करा दें, 3 महीने बाद करा दें, इनके तो पोलिंग बहुत सुनसान पड़े होंगे। और मसला क्या है? अब मसला ये है कि इन्होंने अपना सियासी सर्वाइवल देखना है या पाकिस्तान का मुआशी सर्वाइवल देखना है। यही फैसला अवाम के पास लाके जा रहे हैं। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर इलेक्शन जल्द होते हैं तो ये तो मिट जाएंगे। अच्छा, बट दूसरा आर्गुमेंट फिर उनका वाला जो है कि आप लोग कर रहे हैं आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट के लिए, वो चीज अब आपको समझ आ गई है कि भाई उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का कोई किरदार नहीं है। इसीलिए कल से कुछ पीटीआई के लोग ये बयानात दे रहे हैं कि जी जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक तकर्री हो, तो आइन में तो इख्तियार वजीर आजम का है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये 2 फर्क बातें हैं। बात ये है कि एक होती है सादिया लेजिटिमेसी ऑफ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। खान साहब ने पहले भी और अब भी इस प्रोसेस की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया है कि अगर एक शख्स, कन्विक्टेड शख्स लंदन बैठा है, आइन में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, वो ये फैसले कैसे ले सकता है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि इस बात का ताल्लुक, इस क्रिटिसिज्म का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि कौन शख्स आर्मी चीफ लगता है, वो जो भी लग जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसकी लेजिटिमेसी को, इस प्रोसेस की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करते रहेंगे जब पूरी काबीना, हुकूमत की लेजिटिमेसी आप कहते हैं दैट इज इन क्वेश्चन। मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक से वापस आऊंगी, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अली मलिक साहब, जो हसन खाबर साहब ने बात की, पहले जरा उस पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जी ऑब्वियसली जो आईनी तरीका है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो यही कहता है कि वजीर आजम के पास इख्तियार है, बट आपकी हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है वो क्वेश्चन में है। वो कहते हैं क्रेडिबिलिटी नहीं है, और इसीलिए कह रहे हैं हम बार बार डिमांड कर रहे हैं कि आप अर्ली इलेक्शंस करवा दें और फिर जो भी हुकूमत आएगी, जो मुंतखब हुकूमत होगी, वो ये अपॉइंटमेंट करें। अच्छा, गुजारिश इस तरह से है सादिया
कि मुझे फजूल की बहस करने का ना कोई शौक है और ना मैं खास तौर पे ये असाम खावर साहब के साथ ये काम करना चाहता हूं। मुझे आप बता दें कि लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन किस तरह से है। आपके आइन के अंदर जब हुकूमत बनाने का क्या तरीकेकार रखा गया है, तो अगर ये 13 जमातें इकट्ठी होकर क्या नेशनल असेंबली के अंदर मेजोरिटी वहां पे रखती हैं कि नहीं रखती, ये उस असेंबली का हिस्सा है कि नहीं है, मेरे ख्याल इसको एक सेकंड के लिए साइड पे कर दें। वो मेजोरिटी मौजूद है, इसीलिए हुकूमत वहां पे अपना काम करती हुई आपको नजर आ रही है और हर फैसला आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक कर रहा है। अगर इमरान खान साहब किसी असेंबली का या किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो उसको आप इलिजिमेट नहीं कह सकते। वो आइन के मुताबिक उसकी लेजिटिमेसी वहां पे सेटल होती है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी इनके पास यहां पे तैनाती की भी इख्तियार नहीं है। वो किस तरह नहीं है, और बल्कि हम तो शुक्रगुजार हैं इमरान खान साहब के कि अगर इस तैनाती के प्रोसेस के अंदर अगर कोई सुगम रह भी गया था तो इमरान खान साहब ने आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंदर ये तरीक़ेकार को कोडिफाई कर दिया है। और मैं आपके सामने टीवी पे बैठ के कह रहा हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब एन उस कानून के मुताबिक वो अमेंडमेंट एक्सटेंशन जिस तरफ भी जाएंगे वो कानून पे और मेरिट के मुताबिक, इनके कानून के मुताबिक आगे लेके चलेंगे। तो लेट अस वेट फॉर द आउटकम। अभी तो 15 दिन पड़े हैं, ये इतने क्यों बेचैन हो रहे हैं? और दूसरी बात इन्होंने जो की कि मईशत के ऊपर ये बार-बार आ रहे हैं, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक मुल्क के वजीर आजम के पास है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है, चाहे वो कोई भी शख्स क्यों ना हो। और अभी शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, उनका इख्तियार है, फेयर इनफ। बट जो बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्रिटिसिज्म है, अभी हम खान साहब की भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी तकरीर में यही भी कहा है कि जी वो वहां से मुशावरत कर रहे हैं जहां पर सजा याफ्ता साबिक वजीर आजम हैं, जो इश्तिहारी हैं। तो आपको नहीं लगता ये सारी चीजें बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट हो सकती थी अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाते मुल्क में, कोर्ट केसेस सामना कर लेते और उसके बाद पहले सादिया ये इख्तियार जो है हुकूमत का है। काबीना ये अपॉइंटमेंट करेगी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो इसलिए इनको तसल्ली रखनी चाहिए। जहां तक कंसल्टेशन का मामला है, देखें उसके अंदर वो कंसल्ट करके, मुझे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुंतखब नहीं कर सकते ना, आपको तो नहीं कर सकते। जो सीनियर तरीन वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल्स का पैनल उनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री से आएगा, उसके ऊपर वो इनफॉर्मल इनपुट अपने पार्टी के कायद से अगर कोई कंसेंसस डेवलप करना चाहते हैं ताकि वो सेंस लेके यहां पे हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के पास आए और उसमें से मुख्तलिफ कर तो बताएं इनको इस चीज के साथ इख्तिलाफ क्या है। वो अगर इनफॉर्मली मेरे से किसी के बारे में पूछना जाए तब भी ये क्या इख्तिलाफ करेंगे? ये वजीर आजम की अपनी सवाबदीद है, ये उसके मुताबिक चलेंगे, पर अपॉइंटमेंट कानून के मुताबिक होगी, ये तसल्ली रखे। अब जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, ये मईशत की कह रहे थे कोई डायरेक्शन नहीं है। देखिए सादिया, ये बिल्कुल ठीक इनको ये इनका कंसर्न है कि जी आज मईशत को जिस किस्म की बुनियादी इस्लाहात की जरूरत है उसके लिए शायद जो ये हमारी हुकूमत है उसके पास वो रनवे मौजूद नहीं है। खास तौर पे जब आपके पास एक इतनी गैर जिम्मेदाराना ऑपोजिशन मौजूद हो जो आपको सही फैसले, सही इस्लाहात के ऊपर चलने से रोक रही हो, तो शायद हमें जो इस वक्त चीज दरकार है वो ये है कि हम ब्रिंक्समैनशिप को खत्म करें, जो एक दूसरे के ऊपर हमने यलगार की हुई है, इसको खत्म करें। अगर हम मईशत का दर्द रखते हैं और कंसेंसस डेवलप करें उन इस्लाहात के ऊपर जो इस मुल्क को आज दरकार है, जिसके लिए इलेक्शन नहीं है, जिसके लिए इलेक्शन, जिसके लिए मेरी लेट मी कंप्लीट सादिया, जिसके लिए इलेक्शन से ज्यादा शायद जरूरी है कि कंसेंसस हो, ये असेंबली के अंदर वापस आए, असेंबली के अंदर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। बल्कि मैं उससे एक कदम आगे जाके कहूंगा, यूनिटी गवर्नमेंट की तरह हम इकट्ठे बैठ के मईशत के ऊपर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाएं और फिर इन मामलात को आगे लेके चलें। हसन खावर साहब, मैं अली मलिक साहब जो बातें कर रहे हैं ना, बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं अभी जो उन्होंने बात की है, एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद हिम। लेकिन अगर थोड़ा रियलिस्टिक होकर हम सोचें तो आप लोगों की सियासतदानों की अनाएं, ईगोज इतनी बढ़ गई हैं कि आप लोग एक दूसरे के साथ बात करने को, बैठने को, एक टेबल पर आने को तैयार ही नहीं है। आप लोगों को लगता है कि पता नहीं हम अपना कोई बहुत बड़ा सियासी नुकसान कर जाएंगे। ये तमाम पार्टीज के लिए इस वक्त यही है। चाहे वो इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे, वजीर आजम थे, तो कहते थे कि मैं इन लोगों की शक्लें देखना या इनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, या अभी जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का बयान हमने सुना कि जी इनको रास्ता मत देना, इनको इनसे मुज़ाकरात मत करना। जमहूरियत में तो डायलॉग और मुज़ाकरात के अलावा कोई और हल निकलता ही नहीं है किसी और तरीके से। अच्छा सादिया, देखें दो बातें हैं। अली मलिक साहब ने पहली जो बात की, उन्होंने कहा कि अगर खान साहब किसी हुकूमत का पार्ट नहीं है तो क्या उस हुकूमत का डिसीजन लेजिटिमेट नहीं होगा। इन प्रिंसिपल इनका सवाल बिल्कुल सही है,
लेकिन देखें, मैं आपको बताऊं, मेरी जाती राय जो भी हो, दो बातें बड़ी अहम है। क्यों हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के डिसीजन लेजिटिमेट नहीं है? पहली बात है प्रोसेस। देखिए, ये बात ठीक है कि अगर काबीना डिलिबरेट कर रही हो और मुल्क को कौम को यकीन हो कि ये फैसले जो हैं ये काबीना के हैं और शहबाज शरीफ एज वज़ीर-ए-आज़म ले रहे हैं, तो कम से कम आइन और कानून के तकाजे पूरे हो जाएंगे। लेकिन आप मुझे खुद बताएं, एज अ थर्ड पार्टी, एज एन ऑब्जेक्टिव एंकर, क्या ये बात पूरे मुल्क को पता नहीं है कि शहबाज शरीफ फैसले लेने लंदन जाते हैं? पहले पूरी काबीना गई, अब जाके वो 2-2.5 दिन से लंदन में पार्क्ड हैं। तो देखें, ये बात इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, मशवरा वो फोन पे ले लेते हैं जो भी बात थी, लेकिन लोगों का व्यू ये है कि तमाम फैसले लंदन में हो रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर में भी आपने देखा क्या हुआ है, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट में भी हुआ। लोग सवाल करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बदकिस्मती से इनकी जब हुकूमत आई है तो इन्होंने पहला काम क्या किया है? इन्होंने पहला काम को ये तो नहीं किया कि जी लोगों के लिए आसानी पैदा करें। इन्होंने पहला काम किया कि जी नैब कवानीन में तरामीम हो। जब पहला मैं आके कानून ही वो बनाऊंगा जो मुझे फायदा दे, जिससे मैं छुटकारा हासिल करूं, मेरे खिलाफ करप्शन के केस ना चले, तो आप मुझे बताएं कि लोगों की नजर में मेरे एक्शंस की लेजिटिमेसी क्या रह जाएगी? ये पीटीआई का बयानिया छोड़ दें आप, लेकिन लोगों की आंख से सोचें ना। आपने आते ही अपने आप को एनआरओ दे दिया, लोग क्या सोचेंगे? उसी तरह मैं आपको बताऊं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात इनकी बिल्कुल ठीक है। ये मैं इन प्रिंसिपल इनकी तमाम बातों से एग्री करता हूं। अगर ये पीडीएम में ना होते, पीटीआई में होते, मैं इनको अपना गुरु मान लेता। बात यह है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मसला क्या है? चार्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर कौन सा इकोनॉमिक रिफॉर्म ये करना चाह रहे हैं जिसपे पीटीआई की सपोर्ट चाहिए? रिफॉर्म किया किसने? आप मुझे बताएं। सेंट्रल बैंक के कवानीन जो थे वो किसने चेंज किए? हमने चेंज किया ना। इन्होंने इतराज किया। FATF के नतीजे में जितने कवानीन चेंज किए वो हमने किए, इन्होंने उस वक्त इतराज किया। अब ये कौन सा कानून चेंज करना चाहते हैं जिसपे इनको कंसेंसस चाहिए, जिन पे इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए? वो तो सारा दिन इसहाक डार साहब का फोकस ये है कि आपका जो डॉलर का रेट है इंटर बैंक वो फिक्स्ड रहे, LCA चाहे खुले या ना खुले, आपके जो एक्सपोर्टर है वो चीखे मारते रहे, कोई मसला नहीं, ओपन मार्केट के अंदर 15 रुपए का डिफरेंस हो। कोई रिफॉर्म एजेंडा तो लाए ना, उसके बाद बात करें कि जी इमरान खान मुखालफत कर रहा है। अब रिफॉर्म एजेंडा आपके पास कोई होना, इकोनॉमिक प्लान कोई होना, आप ये कहें जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, किस चीज पर सपोर्ट चाहिए? सवाल तो करें ना ये। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ रहे, तो सपोर्ट किस कहां पे सपोर्ट है? लेकिन ये इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है ना कि जिसमें बात करते हैं कि रिफॉर्म एजेंडा जो है नाला मूसा के जमातें लेकर आई हैं, ऊपर लेके आना है। क्या मैंने इनसे गुजारिश नहीं की कि असेंबली के अंदर आए, बैठ के हम बात करते हैं, बेहतरी ले आएंगे? अगर वो नहीं कर सकते, इफ दे फेल, तो डेफिनेटली उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट इनको अगले इलेक्शंस में पे करनी पड़ेगी, जो खुद PMLN के लोग कहते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं। अली मलिक साहब, देखें, मुझे पहले तो अपने भाई से ये पूछ दें कि मैंने अपना रिफॉर्म का एजेंडा लाला मूसा के किस चौक के ऊपर लाके इनके साथ उसके ऊपर गुफ्तगू करनी है? क्या मैंने इनसे गुजारिश नहीं की कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, असेंबली के अंदर आए? मैंने तो उससे जाके आगे ज्यादा बात करने की कोशिश की कि आए, कंसेंसस डेवलप करते हैं और मिल के अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी से भी एक कदम आगे चल सकें, यूनिटी गवर्नमेंट की शक्ल इख्तियार कर सकें, ताकि ये जो छोटी सी मुद्दत हमारे सामने रह गई है इसके अंदर हम मुल्क के बुनियादी मसाइल को हल कर सकें और उसके बाद इस मुल्क को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर लेके चल सकें। तो इसके अंदर मैंने कौन सी गैर मुनासिब बात की है? क्या ये बातें चौकों के ऊपर होंगी, जलसों के अंदर होंगी? इमरान खान साहब अगर इतने गैर जिम्मेदार हों कि वो इस मुल्क की खारजा पॉलिसी को जलसों की जीनत बना दे, तो मैं इनके साथ मईशत के ऊपर कहां बात करूं? मैं इनका मुकदमा लेके अपनी क़यादत के पास कहां लेके जाऊं? मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ सादिया गुजारिश ये की थी, इस मुल्क के मसाइल का हल जो है वो ये नहीं है कि फौरन इलेक्शन हो जाए। मुझे ये आप बता दें, अगर हम इलेक्शन एक सेकंड के लिए करवा भी दें, इमरान खान साहब इलेक्शन हार जाते हैं तो क्या तस्लीम कर लेंगे? अगर दूसरी बात आपसे मैं कहता हूं, अगर वो जीत जाते हैं और हम इनके 50,000 लोगों के जत्थे के पीछे ब्लैकमेल हो जाते हैं, तो कि मुझे ये बता दें कि 6 महीने बाद अगर हम 50,000 नहीं, हम 5 लाख बंदा लेके आ जाते हैं, तो क्या दोबारा इलेक्शन होगा? तो खुदा के लिए इस मुल्क के दस्तूर का मजाक ना उड़ाएं। अगर हम दस्तूर के अंदर जितनी मुद्दत असेंबलियों की लिखी है उससे एक दिन भी ज्यादा रहते हैं, तो मैं इनके साथ मिलकर एहतजाज करूंगा। पर आज इस दस्तूर का मजाक मत उड़ाएं। एहसान खावर साहब की जमात हार गई, वो भी कहेगी धांधली हुई है,
सादिया में एक अमेंडमेंट्स की बात कर दूं, तो किसी सूरत भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी, फिर तो कोई भी हुकूमत काम नहीं कर सकेगी कि हारने वाले सादिया में अमेंडमेंट्स वाली बात कर लूं, सड़कों पर आ जाए और कहें कि देखें एक और छोटी सी सादिया बात इन्होंने कहा कि आते साथ ही इन्होंने नैब के अमेंडमेंट्स के जो नैब अमेंडमेंट्स थी वो लेके आगे। अब मुझे आप बता दें, आप रिकॉर्ड चेक कर लें, क्या आते साहब सारी की सारी जो हुकूमत की तरजीह थी वो डिफॉल्ट से बचाना नहीं था, IMF का प्रोग्राम रिवाइव करना, उसके लिए बजट बनाना, सारा ध्यान उधर था। नैब की तरमीम तो बाद में आई है और इस चीज को भी यहां पे सेटल कर लें। इनको क्या अपनी नैब की तरमीम लेके आए, हमारी नैब की तरमीम के साथ कंपेयर करें, उसके बाद जो चीजें ओवरलैप करती हैं आज उसके ऊपर क्यों सियासत कर रहे हैं। उसके अलावा जो नई क्लॉजेस आई हैं मेरे से क्लॉज बाय क्लॉज वो डिस्कस कर लें, मैं उसके पीछे जो सोच दानिश मंतक है इनके सामने पेश कर देता हूं और आपके व्यूअर खुद फैसला कर लेंगे। तो सियासत मत करें, आज रियासत को मजबूत करने के लिए, रियासत को बचाने के लिए PDM जो काम कर रही है उसमें आके अपना हिस्सा डालें। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये सब कुछ जो सियासी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है इसमें हो ये रहा है कि कोई भी ये नहीं देख रहा कि अब जाहिर है सर्दियों की जैसे आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत बढ़ रही है तो गैस की लोड शेडिंग जो है वो शुरू हो गई है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली सर्दियों में आपको गैस नहीं मिल रही होती है, गर्मियों में आपको बिजली नहीं मिल रही होती है, महंगाई जो है वो वहीं की वहीं है, इन चीज़ों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हम रोज़ यही बात कर रहे होते हैं कि जी ये क्या हो रहा है, और ये तमाम चीज़ें तभी होंगी आवाम के लिए जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। हसन खाबर साहब मुझे बताइए कि जो कल प्रेसिडेंट साहब ने बातें की हैं जब वो लाहौर में मौजूद थे, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि उन्होंने कहा था कि उनकी मुफाहमती कोशिशें जारी हैं, फिर उनका एतराफ़ भी आया था कि वो नाकाम हो गई हैं। कल उन्होंने फिर से उम्मीद जाहिर की है कि उनको लगता है कि जिन क्वार्टर्स में उनकी बात हो रही है, जहाँ वो मुफाहमत कराने की कोशिश कर रहे हैं, बात बन जाएगी। सो क्या कहीं पर कोई उम्मीद वाकई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं एक कदम पीछे हटे और कोई दरमियानी रास्ता निकल आए? अच्छा देखिए, एक मैं पहले सिर्फ आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूँगा कि अली परवेज मलिक साहब ने कहा कि मैं किस चौक पे जाकर बात करूँ। देखिए, जब आपने इस्लाहात करनी होती हैं तो आप कवानीन चाहिए। असेंबली में तो इनको फ्री राइड मिल गई, हम तो असेंबली में बैठे नहीं हुए, जो मर्जी कानून ला के अप्रूव कर लें, जिस चीज को रिफॉर्म करना चाहते हैं असेंबली में जाएं, कानून पास करा दें। इनको रोक कौन रहा है? हम तो असेंबली का पार्ट ही नहीं है, हमसे क्यों कंसल्ट करना चाहते हैं? अगर इकोनॉमी को ठीक करना इतना आसान है तो धड़ाधड़ बिल लाएं, पास करें। मतलब हमको रोक रहे हैं इनको, हम तो असेंबली में बैठे नहीं हुए, या तो हम असेंबली में इनका बिल रोक रहे हो। इनको तो खुश होना चाहिए कि जितने रिफॉर्म पाकिस्तान में करने थे वक्त आ गया रिफॉर्म करने का। इनसे पूछे जो ये पेट्रोल के ऊपर टैक्स तय करके गए हम लगा दें, उसके ऊपर सियासत तो नहीं करेंगे? वहाँ पे तो कोई इस्तेहार नजर नहीं आ रही, वहाँ पे तो सिर्फ NRO2 नजर आ रहा है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात जो आपने सवाल प्रेसिडेंट साहब के सवाल कोई कर रहे हैं मलिक हवाले से की सादिया, हाँ एक सेकंड, हाँ मैंने आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इनसे पूछे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर ये जो लेवीज IMF के साथ तय करके गए हैं। सवाल कीजिएगा, मैं आपकी बात सुनूंगा। प्रेसिडेंट साहब, मैं हशाम खावर साहब एक आपकी शान में गुस्ताखी करते हुए एक छोटा सा सवाल कर लूं कि आप मुझे बताएं जो IMF के साथ फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान आप तय करके गए जिसके अंदर आपने जो यहाँ पे सेल टैक्स और PDL पेट्रोल के ऊपर लगाना है, अगर हम वो लगा दें तो आप उसके ऊपर सियासत तो नहीं करेंगे? क्योंकि आज रियासत को बचाने के लिए उसकी जरूरत है। अच्छा देखिए अली, पता बात जरूरत पड़ रही है, करते रहेंगे ना कि PTI कैसे रिएक्ट करेगी, फिर तो आप कभी भी रिफॉर्म नहीं कर सकते। आप जो समझते हैं मुल्क को कौन के लिए अच्छा, बात खत्म होगी सादिया, आप उनसे क्यों डर रहे हैं? हम अपना रिएक्शन बात नहीं, आप जो तय करके गए हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर दें। अगर आपके ख्याल में आप जो कह रहे हैं, नहीं देखिए जो आप तय करके गए हैं वो इम्प्लीमेंट कर दें। मैं तो ये पूछ रहा हूं, परवाह मत करें, आप जो करना है करें, हमसे पूछ क्यों रहे हैं? पिछले 3.5 साल नहीं उनसे पूछे जो वो तय करके गए हैं उसको इम्प्लीमेंट कर दें कि ना करें? आप कह रहे हैं सेल्स टैक्स लगाना है, लेवी लगानी है, हम तो ये सिर्फ ऑयल प्राइसेस पास ऑन करते थे। तो आप तय करके गए हैं कि नहीं तय करके गए? मैं तो ये पूछ रहा हूँ भाई, आ गया कि सारी दुनिया के टैक्स लग जाने हैं। बहरहाल चले, ठीक है। अच्छा, आप प्रेसिडेंट साहब की बात पे आ जाते हैं। सादिया पूछे ये तय करके गए हैं कि नहीं करके गए? वो जो नुक्ता जिस पे एम्फसाइज कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि ये आप तय करके गए हैं, PDL लगाना है, सेल्स टैक्स लगाना है, आप तय करके गए हैं। आप इंप्लीमेंट कर दें, सियासत तो नहीं करेंगे? इंप्लीमेंट कर दें, एग्जीक्यूट कर दें तो एतराज तो नहीं है। जवाब दूं मैं सादिया? जी बहुत शुक्रिया सादिया। मैं आपको ना सादिया, गुड क्वेश्चन, मैं इसका जवाब देता हूँ। PDM की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से 2 कॉन्ट्राडिक्टरी इल्जाम आए हैं
एक तरफ ये कहते हैं कि हम पीटीएल लगाने का वादा कर गए हैं, एक तरफ कहते हैं कि हम IMF प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी में पेट्रोल प्राइसेस कम कर गए हैं। पहले अपना इल्जाम तो चूज कर लें, उसको एक का जवाब देते हैं तो उसमें चले जाते हैं पेंडुलम की तरह। आखिर हम पे इल्जाम आपको जवाब मिल गया, सादिया नहीं मिला ना? चलिए, आपका इल्जाम ही गलत है, ठीक है, इल्जाम नहीं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जो कि वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी लंदन में मौजूद हैं, जिस पे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हवाला भी दिया लंदन हाई कोर्ट के डिसीजन का कि उनको तो अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च है उसके शुरका से खिताब में ये बात की। 2019 में डेली मेल की तरफ से डेविड रोज जो कि उनके एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें उस वक्त क्योंकि शहबाज शरीफ साहब CM पंजाब थे, उन पर और उनके दामाद अली इमरान पर यह इल्जाम लगाया गया था कि 2005 के जल्जले के दौरान जो बरतानिया की तरफ से इमदाद मिली थी 500 मिलियन पाउंड्स की, उसमें खुर्द-बुर्द की गई है, जिसके नतीजे में 2020 जनवरी में शहबाज शरीफ साहब ने डेफेमेशन क्लेम जो है वो फाइल कर दिया था इस अखबार के खिलाफ। अब उसमें जो डिसीजन आया है 9 नवंबर को, जो जस्टिस निकलन ऑफ द किंग्स बेंच डिवीजन की तरफ से, उन्होंने हमारे वज़ीर आज़म की जो स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त थी उसको एक तो डिनाई किया है। ये कहा कि रिमार्क साथ में यह आए कि यहाँ पर कोई वज़ीर आज़म हो या आम आदमी हो, इस कोर्ट के लिए सब बराबर हैं। फिर साथ ही साथ 30,000 पाउंड जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब को हुक्म दिया गया है कि वो 23 नवंबर तक अदा करें अखबार को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो ज़रा इसी पे बात करते हैं। वसीम मलिक साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया, सीनियर लॉयर हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। वसीम मलिक साहब, आई एम श्योर ये आपकी नज़र से गुजरा होगा, आपने डिटेल में ये चीज़ देखी होगी। आप ये पहले बताइएगा कि ये वज़ीर आज़म के लिए कितना कोई सीरियस मामला है? देखें, जैसे आपने ये खुद कहा कि वो डेली मेल वाला जो केस है, मैं बहुत डीपली तो इसको नहीं देख सका जी, लेकिन अपेरेंटली जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आई इस बात की अभी तक, तो मुझे तो ऐसे लगा है कि जैसे इन्होंने कोई टाइमली वहां पे अपना रिप्लाई फाइल नहीं किया, और जो बात आपने अभी ये की कि वहां पे लंदन की कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है या अदरवाइज, और मैं आपको बताऊं कि शायद उन कोर्ट्स में इतना ज्यादा सख्त व्यू नहीं होता जितना हमारी कोर्ट्स में ज्यादा सख्त व्यू होता है। आप देखें, बहुत सारे लोग हमारी कोर्ट्स को क्रिटिसाइज करते हैं इस हवाले से। आप बताएं कि कब नहीं इस कोर्ट में प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर्स और जो ट्रायल बेंचेस में लोग बैठे होते हैं, वो हमेशा रोज आपके सामने कोर्ट्स में पेश होते हैं। और ये कहना कि लंदन की कोर्ट ने अगर ये बात की है कि एक प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए कोई वो नहीं रखता, कोर्ट्स के आगे तो हर एक ने पेश होना है। जब भी कोर्ट ने कोई नोटिस जारी करना है या किसी को तलब करना है, तो वो उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो कोर्ट के आगे पेश हो। तो दूसरी बात, जहां तक डेली मेल वाले फाइन वगैरह का ताल्लुक है, मैं डीपली उसको देख नहीं सका वो किस कंटेस्ट में। मुझे जो थोड़ी बहुत समझ आई है कि वो उन्होंने एक केस के एक्सपेंस के हवाले से ये कहा है कि ये इतनी अमाउंट आप डिपॉजिट करें, उसके बाद आपका, क्योंकि उनको लगता है कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सटेंशंस मांगी गई हैं इस केस के अंदर, और फिर अभी भी स्टे ऑर्डर की रिक्वेस्ट थी जो कि डिनाई कर दी कोर्ट ने उन्हें, और ये कह के, क्योंकि हमारी तरफ से ये वजीर आजम साहब ने कहा था कि जी हमारी मसरूफियात हैं, तो इस वजह से शायद इसको थोड़ा स्टे मांगा था, वो डिनाई हो गया, और कहा गया कि जी अखबार को आप तमाम कॉस्ट जो है, जो डिफेंडेंट है अखबार, उसको आप सारी कॉस्ट जो है वो देंगे। तो इसकी क्या इम्प्लीकेशंस क्या नजर आती हैं? मेरा ख्याल ये है कि इस पे वो कॉस्ट तो अगर तो केस डिसाइड हो गया है और इस हवाले से ये बात फाइनल हुई कि आप उनको कॉस्ट दे दें क्योंकि आपने केस फाइल किया था उनके खिलाफ, वो केस झूठा साबित, ऐसी कोई बात अभी मेरे नॉलेज में नहीं है। जितना मैंने उस ऑर्डर को थोड़ा बहुत देखा है, उस हवाले से यही है कि डिले इन्होंने किया, जिसकी बेसिस पे उन्होंने कहा जी कि ये एक्सपेंसेस जो हैं
लॉयर्स के या अदरवाइज वो आप उनको पे करें, आप डिले कर रहे हैं। तो उसका देखें वो क्या रिप्लाई देते हैं। और हमारी यहाँ पे कोर्ट्स में भी जब हम डिले करते हैं या कोई रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं तो कोर्ट जो है वो हमें यहाँ पे भी जुर्माने डालती हैं। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर कोर्ट का डिसीजन है और अकॉर्डिंगली मेरा ख्याल उनके लॉयर्स इसको देखेंगे। ठीक है, बट आपके इतना कोई संगीन मामला नहीं होगा वजीर आजम के लिए? ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि यहाँ तो एक केस डिसाइड हो गया होना, तो फिर ये हो कि अगर उन्होंने ऐसा केस फाइल किया था कि डेली मेल के खिलाफ जिसमें उनके खिलाफ एक डिसीजन आ गया है और उन्होंने उनको जुर्माना पे करना पड़ा है, तो ये तो एक अमेंडेड रिप्लाईज मांगे। आई थिंक 13 दिसंबर को मजीद बात है। वो मेरा ख्याल डिले की वजह से जो टाइमली इन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने एक उनको जुर्माना आयद किया। राइट, थैंक यू वेरी मच वसीम मलिक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो जरा अली मलिक साहब इसी पे जरा कमेंट, जो ऑब्वियसली ये तमाम चीजें हो रही हैं और इसी पे इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस आर्गुमेंट को बिल्ड करने की कोशिश की है कि देखें वहाँ पर भी जो डेली मेल के अंदर लिखा गया उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के हवाले से, आज जो कुछ कोर्ट ने डिसीजन दिया है या जुर्माने हो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तो साबित हो गया है कि ये खुर्द-बुर्द में मुलव्वस रहे हैं। अच्छा, उससे पहले सादिया, मैं अपना वो जो सवाल था वो इनके लिए फ्रेम कर दूं ताकि ये उसको भी जवाब दे देना। मैंने गुजारिश ये कर रहा था कि हमने सारी दराजें चेक कर ली हैं इमरान खान साहब की छोड़ी हुई मईशत की, हमें उसमें 35 अरब डॉलर जो अगले साल दरकार है वो कहीं नहीं मिले। तो आज अच्छा है कि बुरा है, हमें तो IMF का वो सर्टिफिकेट दरकार है और ये IMF के साथ तय करके गए हैं कि डीजल की आज की कीमत के ऊपर 30-35 रुपए अभी PDL और लगना है और 30-35 रुपए और तकरीबन सेल टैक्स लगना है। तो क्या हम 70 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा दें, ये उसके ऊपर सियासत नहीं करेंगे? मैं इनसे ये सवाल करना चाह रहा था, तो काइंडली जवाब दे दें। जब जहां तक डेली मेल वाला मामला है, देखें गुजारिश ये तो एक इंटरम फैसला आया है ना कि जो आपने एक्सटेंशन मांगी थी इस बहस को आगे लेके चलने के अंदर, तो उसके अंदर कोर्ट की तरफ से ये व्यू आया है कि जी हम वजीर आजम होने की बिना के ऊपर आपको और टाइम इस केस को लटकाने का नहीं दे सकते। तो उसके लिए अगर छोटा मोटा जुर्माना दिया है तो जो कंप्लेनेंट के तौर पे शहबाज शरीफ साहब जमा कर देंगे। बाकी मलिक साहब ने जो बात की कि केस का फैसला आ जाए ना, कि जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद थे, हम इसकी वजह से हमें नुकसान पहुंचा और हम अखबार को डैमेजेस के लिए सू कर रहे हैं, तो इसकी आउटकम आ जाए तो मुनासिब यही होगा कि हम इसको उस वक्त तक ये कोर्ट के मामलात को खामखा टीवी शॉक शोज के अंदर लाके अननेसेसरी प्रोजेक्शन ना दें, वरना हम भी वही काम कर रहे होंगे जो इमरान खान साहब पिछले 4 महीने 6 महीने से करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा चलें, ऑब्वियसली हसन खाबर साहब ये जिस तरीके से इन्होंने बात की कि अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, अभी तो 13 दिसंबर गालिबन इसकी डीजल वाला भी है, तो ये जो उन्होंने एक्सटेंशन वगैरह मांगी वो उस मामले को, उस केस को लटकाने के जिम्मन में उन पे ये जुर्माना हुआ है 30,000 पाउंड जो उन्होंने 23 नवंबर तक देने अखबार को। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि एक बात तो अली मलिक साहब ने मानी कि उन्होंने आते ही सारे दराज चेक किए हैं कि कहीं कोई पैसे तो नहीं छोड़ के गए, कहीं कोई आमदनी का जरिया तो नहीं है इनकी गवर्नमेंट का। सारे दराज तो नहीं ना छोड़ के गए, कहीं कोई पैसे नहीं मिले जो बना सके। चले ठीक है, वो उनको एतराज देखे कि आप आते साथ ही आपने सारे दराज चेक किए, वो सारे लेके चले गए सादिया अपने साथ। देखे 3-3.5 साल में कुछ एक आधा डॉलर ही छोड़ जाते। अल्लाह ना करे कि इनको कौम के कोई ऐसे पैसे मिले जिससे ये मजीद एवर फील्ड बनाए, ये मेरी दुआ है, जिससे इमरान खान के लिए भी कर्जों की किस्तें देनी पड़े। अभी भाई बात तो कर लेते ना, फिर आपके सवाल सुन लेते हैं। दूसरी बात ये है जो उन्होंने बात की है ना, छोटा मोटा जुर्माना हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? इनके लिए वाकई फर्क नहीं पड़ता। देखिए इनकी पार्टी का स्लोगन क्या है, ये कहते हैं खाता है तो लगाता भी है। यानी एक ही बात के अंदर ये पूरे के पूरे करप्शन का जो पैराडाइम है उसको लेजिटिमाइज करना चाहते हैं। हम ये नहीं करते, इसीलिए तो सादिया इनके साथ बैठ नहीं सकते। हम ये कहते हैं करप्शन को खत्म करें, हम ये खाता है तो लगाता है पे सादिया वो डीजल की कीमत का छोटे मोटे जुर्माने पे हम नहीं बिलीव करते। हम कहते हैं कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप बोर्ड हो, अब कितनी जिल्लत हो रही है पूरी दुनिया में। डेली मेल कुछ कह रहा है, वो कह रहे हैं आप निकल नहीं सकते, आप पैसे जमा कराएं, पूरे मुल्क की जिल्लत हो रही है। मतलब अल्लाह इस मुल्क, हमारे मुल्क को जिल्लत से निकाले, इसलिए केस तो हमने किया हुआ है। लेकिन बहरहाल अब ये हकीकत है। देखिए बात अच्छा वो डीजल के 70 रुपए बढ़ा देते हैं, छुपता नहीं है, जुर्म छुपता नहीं है।
कहीं डेली पीडीएल और सेल्स टैक्स को हटा दें, वो तीसरी दफा उन्होंने सवाल किया है। कहीं नैब के केस खत्म कराने पड़ेंगे। वो 300 रुपए का डीजल करते, सियासत तो नहीं करेंगे। करप्शन हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, करप्शन विल मतलब टेक आउट इट्स हेड अगेन एंड अगेन। ये अपनी करनी है जो आगे आ रही है, लोगों को भी नजर आ रही है। और आज जो पीएमएलएन की सियासत पंजाब में खत्म हुई है, उसकी वजह भी यही है। I have run out of time. I have to wind up here. हसन खावर साहब, अली परवेज मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। That's all for tonight. इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।